पिछले हफ्ते पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक जनप्रतिनिधि और वहाँ के रजिस्ट्रार के बीच में जो तू तड़ाम हुआ है, पूरा वीडियो वायरल हुआ है, वो आपने देखा है। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए एक अन्य यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से वहाँ पे भी इसी तरह से सीनेट की मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे भी इसी तरह का माहौल बनाया गया और पिछले साल भी माहौल बना है इसी तरह का। और यहाँ का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी उसको लोगों ने सिर्फ एनालाइज किया राजनीति के दबाव से, राजनीतिक लोगों के इंटरवेंशन के, राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन किया गया। और जो कुछ पिछले 29 मार्च से लेकर के जो घटनाएं घट रही थी उस आधार पर किया गया है, लेकिन इसको जाति के एंगल से नहीं देखा गया है। जबकि अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कुछ घटा उसको जाति से एक एंगल देकर के देखेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज निकल के आता है। और इसी एंगल को हम आपको आज इस वीडियो में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को भी बताएंगे किस तरह से जाति का एंगल वहां पे आता है, और वही जाति का एंगल किस तरह से एक अन्य विश्वविद्यालय जो कि BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे बहुत ही वृहद तौर पे देखने को मिला है। इस बार जो वहाँ के सीनेट की मीटिंग हुई है और पिछले बार जो सीनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये चीज़ देखा गया था। और बस इसको शॉर्ट में इतना समझिए कि अगर आपको कोई कहे कि किसी एक यूनिवर्सिटी के 40% से अधिक पदों पर किसी एक खास जाति का सारे पद, छोटे से लेकर ग्रुप C, B, D, A, ऑफिसर रैंक से लेकर VC से लेकर के 40% से अधिक पदों पर किसी एक खास जाति का अगर दबदबा हो, उस पर कब्जा हो, तो आप इसको क्या कहेंगे। और मैं जब खास जाति कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं सारे सवर्ण को मिला करके, बल्कि सवर्ण के भीतर एक खास जाति और उसकी आबादी पूरे बिहार में मात्र 2.5% भी नहीं है, उसका 40% से अधिक जगहों पे कब्जा हुआ। 40% से अधिक जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके ऊपर उनके प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार बैठे हुए हो, प्रोक्टर बैठे हुए हैं, और गलत ढंग से, गैर कानूनी ढंग से उसमें अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो। तो उसके बारे में उसकी हम पूरी आपको स्टोरी बताएंगे और उसमें ये भी बताएंगे किस तरह से राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक कॉलेज खुला हुआ है उस यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड, और कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई एकमात्र कॉलेज है जहाँ पे कि पिछड़ों की आवाज़ थोड़ी सी है, वहाँ पे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, उसमें है उनका प्रेजेंस, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया है। हमने, हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा उनका क्योंकि बहुत सारी चीज़ गोपनीय रखनी होती है, उन्होंने एक लिस्ट हमें दिया है और उस लिस्ट में लगभग 134 शिक्षकों की लिस्ट बनाई गई है जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत हैं। और उस 134 स्टूडेंट में से, 34 टीचरों में से 33, सिर्फ 33 ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो कि SC, ST, OBC बैकग्राउंड से हैं, और उस 33 में से भी 5 ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं चल पाया कि वो किस बैकग्राउंड से है। तो 33 में से अगर उसको आप घटा दीजिएगा तो 28, 134 में से 28 मात्र शिक्षक हैं जो कि SC, ST या OBC या EBC बैकग्राउंड से हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस पेशकश में। हुआ पूरा मामला क्या है? मामला पूरा ये है कि पाटलिपुत्रा का मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्योंकि वो आपने ऑलरेडी न्यूज़ देखा होगा और वो ऑलरेडी खबर बहुत चली है। पाटलिपुत्रा में बेसिकली जाति का एंगल क्या है वो नहीं एक्सप्लेन किया गया, वो मैं जाति का एंगल आपको बता देता हूँ। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो नवल किशोर यादव, आपको भी इनके नाम से ही लग रहा है, यादव कम्युनिटी से हैं ये, और वहाँ पे जो VC हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, शरद कुमार यादव, वो भी यादव हैं। और इस VC और जो रजिस्ट्रार हैं वो झा हैं, तो ब्राह्मण और यहाँ पे OBC और अपर कास्ट की लड़ाई है। लेकिन इसके बीच में जदयू कहाँ है, क्योंकि सत्ताधारी दल है। जदयू इसमें यहाँ पे ऐसे है, उसी जगह पे एक अन्य व्यक्ति गिरीश कुमार चौधरी हैं, और गिरीश कुमार चौधरी का बस आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि ये पटेल जाति से हैं, और जहाँ पे भी VC का अपॉइंटमेंट होना होता है, जैसे कि इससे पहले जब 2014 में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का VC का अपॉइंटमेंट हो रहा था, तो जो VC के अपॉइंटमेंट के लिए सर्च कमेटी होती है, उस सर्च कमेटी का इनको मेंबर बना दिया जाता है गैर कानूनी ढंग से। और इसके खिलाफ हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में 2014 में सुनवाई हुई है और इनको उस सर्च कमेटी से में रखना गैरकानूनी भी साबित किया गया। लेकिन उसके बावजूद अभी जब पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के VC को लेकर के जो सर्च कमेटी बनी है उसमें फिर से इनका नाम डाल दिया गया है। बेसिकली नियम ये है कि अगर किसी को सर्च कमेटी में अगर आप VC में डालते हैं तो उसका एकेडमिक क्रेडेंशियल होना चाहिए, किताब उताब बढ़िया सारा लिखा हुआ रिसर्च वगैरह होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी उसमें शर्त है
कि वो व्यक्ति उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या किसी भी पोस्ट पे नहीं हो, उसका उस यूनिवर्सिटी के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो। लेकिन इस व्यक्ति का जो गिरीश कुमार चौधरी हैं, ये आर्यभट्टा यूनिवर्सिटी में भी काम कर चुके हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी काम कर चुके हैं, लेकिन दोनों जगह पे इनको सर्च कमेटी में डाल दिया गया है। तो ये जेडीयू का ऐसे इंटरवेंशन है। और कास्ट आप समझ लीजिए कि एक बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का यहाँ पे पूरा लड़ाई चल रहा है। और वो कहानी बाकी क्या है कि 29 तारीख को किस तरह से आरोप लगाते हैं रजिस्ट्रार एनके झा की उनके घर पे आकर के ओबीसी के लोगों ने मतलब गुंडागर्दी किया उनके पास उन लोगों ने, और उसका फिर नवल किशोर का आपने देखा। ये सब कहानी में पूरा आपको यहीं तक रहने देते हैं। इसमें एक ज़्यादा आप ये कर लीजिए कि ये जो गिरीश कुमार चौधरी हैं, ये इसके पहले यूनिवर्सिटी सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। और यूनिवर्सिटी सेवा आयोग का सदस्य जो होता है वो हाईली पॉलिटिकल होता है। और हाईली पॉलिटिकल कैसे होता है कि इनके पहले यानी कि गिरीश कुमार चौधरी से पहले इस यूनिवर्सिटी सेवा आयोग के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो हुआ करते थे राजवर्धन आज़ाद। और राजवर्धन आज़ाद को जब कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को जेडीयू से निकाला गया था, उनको एमएलसी सीट को से हटाया गया था, तब उनके जगह पे इन्हीं को एमएलसी बनाया गया। आज भी ये एमएलसी हैं। तो ये है कहानी पॉलिटिकल इंटरवेंशन की। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब मूव करते हैं BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ। उस यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 42 कॉलेज हैं जिसको एफिलिएशन उस कॉलेज से दिया गया है। इस कॉलेज में होता यह है कि इस कॉलेज में पूरा का पूरा एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें एक अभी सरफेस हुआ है, जो एक पूरा लेटर लिखा गया वहाँ के एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा गवर्नर को दिया गया। और लेटरबाजी बहुत पहले से चल रहा है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर के कंप्लेंट कई बार गवर्नर हाउस में हुआ है, कई बार कंट्रोवर्सी में ये यूनिवर्सिटी फंसी है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन नट सेल में ये है कि अगर आप एप्लीकेशन को जो गवर्नर हाउस में सौंपा गया है, उन्होंने कहा है अपने उस लेटर में जो उन्होंने गवर्नर हाउस को सौंपा है, उसको नीचे नोट में लिख दिया है कि मेरे नाम को गुप्त रखा जाए। हालांकि नाम तो गुप्त रहना नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया इसलिए हम नाम आपको नहीं बताएंगे। जब हमारे पास पहुंच गया है वो लेटर, जब कई मीडिया चैनलों के पास पहुँच गया तो सबके पास पहुँच ही जाएगा। और गुप्त क्या रहेगा, जो लोगों के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट किया उनके तक तो पहुँच ही जाएगा। फिर बहरहाल हम उनका नाम नहीं लेंगे। उनका बेसिकली ये कहना है कि BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में भूमिहारों का दबदबा है। वहाँ का प्रिंसिपल वही है, वहाँ का VC वही है, वहाँ का रजिस्ट्रार वही है, प्रॉक्टर वही है, और सबको गैरकानूनी ढंग से वहाँ पे अपॉइंट किया गया है ज़्यादातर लोगों का। वहाँ पे का भी एक डेटा है। वहाँ का डेटा ये है, एक जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पे 134 प्रोफेसरों में से मात्र 28 ऐसे प्रोफेसर हैं जो SC ST या OBC या EBC बैकग्राउंड से, उसमें से EBC से मात्र 2 हैं, OBC से 22 है और SC से मात्र 4 प्रोफेसर हैं। जबकि अगर आप रिजर्वेशन भी SC ST OBC रिजर्वेशन ऐड कर दीजिएगा तो 50% होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये भी है कि यहाँ के आप जितने भी 42 लगभग हैं, यहाँ पे 42 टोटल कॉलेजेस एफिलिएटेड है, और 42 में से 18 ऐसे कॉलेज है जहाँ के सिर्फ भूमिहार प्रिंसिपल बने हुए हैं, यानी कि 40% कॉलेजेस ऐसे ही है। इसी तरह से आप देख लीजिए प्रकाश में यहाँ पे भी मतलब वो चल रहा है। अब यहाँ का इंटरेस्टिंग एंगल एक ये भी है कि यहाँ पे लड़ाई सिर्फ भूमिहार वर्सेज या अपर कास्ट वर्सेज बैकवर्ड कास्ट वर्सेज का नहीं है, बल्कि यहाँ पे लड़ाई जो है वो भूमिहार वर्सेज अदर अपर कास्ट का भी है। जहाँ पे भूमिहार की लड़ाई राजपूतों से हो रही है, क्योंकि 2 मुख्य अपर कास्ट जो वहाँ पे हैं मुजफ्फरपुर और उसके आसपास क्षेत्र में, वो राजपूत हैं और भूमिहार हैं। तो जहाँ पे लड़ाई राजपूतों और भूमिहारों के बीच में हो रही है जिस पोस्ट के लिए, वहाँ पे भूमिहार जो है वो ब्राह्मणों को अपने साथ कर रहे हैं, तो कहीं पे दलित को अपने साथ कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो आपका राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, जिसको कहा जाता था कि वो एकमात्र कॉलेज है जहाँ पे कि OBC का प्रेजेंस है, और OBC का चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वो अपना प्रेजेंस बनाए हुए थे। उसके ऊपर भी कंट्रोल अब हो चुका है भूमिहार लीडरशिप का। भूमिहार में जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कॉलेज के OBC डोमिनेशन को किस तरह से बर्बाद किया गया। तो वहाँ पे कैसे इन्होंने अपना कब्जा जमाया, यानी कि भूमिहारों ने वहाँ पे कैसे कब्जा जमाया, वहाँ पे कब्जा जमाया कि ब्राह्मणों को और उसके साथ साथ दलित का साथ अपना ले लिया और OBC को किनारे कर दिया। तो ये लड़ाई ऐसे चल रही है वहाँ पे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी आपको दे देंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे तब तो, हालांकि उस जो लेटर उन्होंने लिखा है उसमें सारा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, सारा एग्जाम्पल हम देंगे तब तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसकी जो इसको लेकर के जो विवाद है ये बहुत पहले भी उठा है। पिछले साल
2024 में भी इसको लेकर के वहाँ के जो गायघाट के स्थानीय एमएलए हैं उन्होंने इसको को लेकर के, चूंकि वो खुद भी यादव हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने खूब ही वहाँ पे हल्ला, पिछले बार के सीनेट मीटिंग में हल्ला मचाया था, गवर्नर को भी लिखा था, लेकिन चूंकि वो आरजेडी से हैं, सत्ताधारी दल से है नहीं, तो फिर उनका कुछ सुना गया नहीं, कोई भी बात हुई नहीं। अब लेकिन सवाल ये भी होता है कि 2023 में क्यों नहीं उठाया था इन्होंने, क्योंकि वो सत्ताधारी दल के थे, सत्ताधारी दल रहते हुए कोई भी अपने ही सरकार के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है जिससे कि उसकी किरकिरी हो। लेकिन अब चूंकि ये मामला उठ रहा है, बढ़ रहा है, इसमें एक चीज़ और एंगल पकड़ लीजिए। इस एंगल को ऐसे पकड़िए कि ये मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी है, मुजफ्फरपुर के आसपास क्षेत्र या तिरहुत क्षेत्र में कह लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट या बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर जिले का देखिएगा तो वहाँ पे 2 MP हैं, 3 MLC हैं और उसके साथ साथ 11 यहाँ पे विधायक हैं। अगर इन सबको अगर आप देख लीजिएगा, इनके कास्ट को देख लीजिएगा, तो 11 विधायकों में से मात्र 1 विधायक है जो अपर कास्ट के हैं और वो भी CPI के हैं, और वो भी जो एक अपर कास्ट के विधायक हैं वो भी उपचुनाव में जीते हैं। इसी तरह से आप MP का देख लीजिएगा तो 1 MP अपर कास्ट से है, 1 MP भूमिहार तो नहीं है, 1 MP अपर कास्ट से है, 1 MP जो है वो यहाँ से आपके EBC से हैं। उसी तरह से MLC में है, MLC में भूमिहार यहाँ पे है, एक राजपूत है, एक भूमिहार है, वो भी CPI से हैं। तो पॉलिटिकली भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे डोमिनेशन है अपर कास्ट, इसका बैकवर्ड कास्ट का, कम से कम विधायक वाले उसमें। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो भूमिहारों का डोमिनेशन है वो खत्म नहीं हो पा रहा है, और उसके पीछे कहानी ये है कि आज भले ही वहाँ पे 11 में से 10 विधायक OBC या फिर नॉन अपर कास्ट से कम्युनिटी से हो, लेकिन एक समय था जब कहा जाता था कि मुजफ्फरपुर जो है भूमिहारों का गढ़ है, वहाँ से हमेशा जो है भूमिहार ही जीता करते थे सांसद। ये डिबेट भी चला जब अभी पिछला लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो किस तरह से भूमिहारों ने डिबेट चलाया कि जो आपके जहानाबाद है उनसे छीन लिया गया है, जहानाबाद से पहले उनसे महाराजगंज छीना गया, उसके पहले उनसे मुजफ्फरपुर छीना गया। तो ये डिबेट एक है, और तो कहने का मतलब है वहाँ पे अपर कास्ट का डोमिनेशन था पहले, आज नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी के अंदर उनका पूरा जो है एक तरफा दबदबा बना हुआ है। इसमें से अब मैं आपको एक आध केस में बता देता हूँ जो कि किस स्तर पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे कि वहाँ पे केस एक होता है डॉक्टर ज्योति नारायण सिंह का, है ये राजपूत वर्सेज यहाँ पे कहानी होती है भूमिहार की। तो ज्योति नारायण जो है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं। इनको ना HOD नहीं बनाया जाता है, इनके जगह पे US राय, जो VS राय है, विनय शंकर राय, इनको बना दिया जाता है HOD। मामला गरमाता है, VC के इनके पास भी, गवर्नर के पास भी जाता है, लेटर कंप्लेन होता है, सब कुछ होता है। मामला जब तुल पकड़ने लगता है तो इस ज्योति नारायण सिंह को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि राजपूत जाति से हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है TP वर्मा कॉलेज नरकटियागंज में, और फिर 2 साल के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है, जांच होता है, और क्या होता है सब तो आपको पता ही, जब कमेटी की जांच वगैरह में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और विनय शंकर राय को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। विनय शंकर राय भूमिहार हैं। अब विनय शंकर राय का भूमिहार, अब पॉइंट ये है कि विनय शंकर राय के लिए इतना क्यों किया गया, तो विनय शंकर राय के लिए इसलिए किया गया क्योंकि दिनेश चंद्र राय, जो कि अभी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के VC हैं, उनसे ये रिश्तेदारी है इनकी, कुछ ऐसे मामा के लड़के जो दिनेश चंद्र राय हैं, इनके बेटे की शादी विनय शंकर राय के किसी रिश्तेदार से, मामा में मेरे भाई सर में मेरा बेटा के, ऐसे कुछ हुआ है। अब इसका लार्जर पॉलिटिकल वो देखिए। अब आपको लग रहा होगा ना कि भाई मुजफ्फरपुर में तो इनके विधायक हैं नहीं भूमिहारों के ज़्यादा, तो फिर या फिर वहाँ पे एक भी MP भी नहीं है, एक सिर्फ MLC एकमात्र है, तो पॉलिटिकल बैकअप कहाँ से आ रहा है? पॉलिटिकल इनका बैकअप आ रहा है कि दिनेश चंद्र राय के रिश्तेदार हैं मनोज सिन्हा के। मनोज सिन्हा कौन है? यही गाजीपुर के हैं। अभी फिलहाल में BJP के बड़े नेता हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बनाया जाए। अभी फिलहाल वो गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, मोदी जी के काफ़ी करीबी हैं। तो वहाँ से पॉलिटिकल बैकअप आ रहा है, और इनको अनलीगली अलग ढंग से, मतलब गैर कानूनी ढंग से इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। इस तरह के और भी बहुत सारे केस हैं वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको लोहिया कॉलेज का केस मैंने बता ही दिया वहाँ पे। अब इस पूरी प्रक्रिया में आपको लग रहा होगा कि छात्र लोग कहाँ से पिस रहे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के छात्र भी इनको इस वहाँ पे पिसना चाहिए। तो वो भी एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, और चूँकि जहाँ पे इतने बृहद संख्या में किसी एक खास जाति का डोमिनेंस, वहाँ पे छात्र कितना ही आवाज़ उठाएंगे। लेकिन एक आवाज़ उठा था BN मंडल यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे कि
मौसम प्रिया जो कि एक्टिविस्ट थी, वो कुछ प्रशासन के साथ उनका जो है बकझक हुआ, फिर उनका पीएचडी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारा एक्टिविटी किया, गवर्नर को लिखा, अलग अलग जगह पे गए। अंततः जब उन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिखा, परमिशन मांगा आत्मदाह करने का, तब जाकर के मामला सुलझा और तब उनको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन उनको अलाउ करने के लिए दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे एट्रोसिटीज़ आप बहुत जगहों पे देख रहे होंगे। इसकी शुरुआत 2008 में, 7-8 में, 6 के आसपास हुई थी। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस है, जब ये तय किया गया था कि जितने भी उच्च संस्थान है वहाँ पे भी ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। और उस समय के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी की रिपोर्ट बनी हुई है अभी भी, जो आके आप देख सकते हैं, जिसमें कि दिखाया गया था कि किस तरह से ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में रिजर्वेशन लागू होने के बाद वहाँ के फैकल्टी मेंबर के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, वहाँ पे हॉस्टल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था, वहाँ पे क्लासरूम के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था, वहाँ पे जो डॉक्टर्स जो बैकवर्ड कम्युनिटी के होते थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ कोई अपर कास्ट का जो जूनियर डॉक्टर होता था वो इंस्पेक्शन पे नहीं जाते थे। ऐसे बहुत तरह की स्टोरीज है, वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। लेकिन टू कट शॉर्ट इतना ही समझिए कि बिहार के अंदर ये जो जाति का दंभ है और जाति का किसी खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अभी भी बैकवर्ड कम्युनिटी का कंट्रोल नहीं हो पाया है। पॉलिटिकली बैकवर्ड कम्युनिटी तो अच्छा खासा कंट्रोल कर ली है, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप देखिएगा तो सब जगह पे आपको मिलेगा अपर कास्ट का ही कंट्रोल। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।